हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने चैनल EDU 360% में। चलिए आज हम डीसी मशीन का नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे टाइप ऑफ आर्मेचर रिएक्शन के प्रकार। तो चलिए देखते हैं कि डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के दो इफेक्ट देखने को मिलता है। डीसी मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के कितने इफेक्ट देखने को मिलता है? दो इफेक्ट देखने को मिलता है। कौन कौन? एक डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट और एक क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। तो चलिए हम दोनों को एक एक करके बहुत अच्छे से जानते हैं। तो देखिए ये डायग्राम दिया गया है, तो इसमें क्या है कि ये मोटर का डायग्राम है, मोटर का डायग्राम। तो देखिए जो इसमें ये फाइए है, आर्मेचर फ्लक्स है, ये दो भागों में टूट गया है, यानी दो भागों में रिजॉल्व हो गया है। किन किन भागों में? एक ये फाइए कॉस थीटा, ये फाइए कॉस थीटा, और ये फाइए साइन थीटा के बीच में, यानी फाइए कास थीटा और फाइए साइन थीटा के बीच में दो कंपोनेंट में टूट गया है। तो ये जो फाइए साइन थीटा है, ये जो फाइएम के अपोजिट डायरेक्शन में है, फाइएम के मतलब कि मेन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। और ये जो फाइए कॉस थीटा है, ये इसको क्या कर रहा है? क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। किसको? फाइएम को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है। और ये हमारा MNA है कि रोटेशन के डायरेक्शन से अपोजिट शिफ्ट हो रहा है, और वो हमारा GNA है, ज्योमेट्रिकल न्यूट्रल एक्सिस। और ये रिजल्टेंट फ्लक्स फाई है, और हम जानते हैं कि MNA रिजल्टेंट फ्लक्स फाई से 90 डिग्री पे होता है। चलिए आगे देखते हैं। उपरोक्त ग्राफ में आर्मेचर फ्लक्स के दो कंपोनेंट दिखाए गए हैं, एक फाइए साइन थीटा तथा एक फाइए कॉस थीटा। कौन कौन से है? दो ठो, एक फाइए साइन थीटा है और एक फाइए कॉस थीटा है। देखिए फाइए साइन थीटा वाले कंपोनेंट की डायरेक्शन मेन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो हम आपको बताए थे फाइए साइन थीटा वाले कंपोनेंट का डायरेक्शन कहाँ है? मेन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है। अतः यह कंपोनेंट मेन फील्ड फ्लक्स के वैल्यू को कम कर देता है। तो ये क्या करेगा? मेन फील्ड फ्लक्स के वैल्यू को कम कर देगा। इसलिए इस कंपोनेंट को डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं, और इसलिए इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? हम डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। और तथा इसके द्वारा उत्पन्न किए गए इफेक्ट को डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसके द्वारा जो इफेक्ट होता है इसको क्या कहते हैं? हम डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। उपरोक्त ग्राफ में आर्मेचर फ्लक्स का दूसरा कंपोनेंट फाइए कॉस थीटा है, और दूसरा कंपोनेंट कौन सा है? फाइए कॉस थीटा, जो हमको बताए थे कि क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्रॉस करने की। रिप्रेजेंट किया गया है, फाइए कॉस थीटा रिप्रेजेंट किया गया है, जो मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करने का कार्य कर रहा है, जो मेन फील्ड फ्लक्स को क्रॉस करने का कार्य करता है। इसलिए इस कंपोनेंट को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। इसलिए इस कंपोनेंट को क्या कहते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। तथा इसके द्वारा उत्पन्न किए गए इफेक्ट को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं, और इसके द्वारा जो इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या कहते हैं? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट कहते हैं। और देखिए एक पॉइंट है, आर्मेचर रिएक्शन का यह इफेक्ट मेन फील्ड के फ्लक्स को डिस्टॉर्ट यानी तोड़ मरोड़ करने का कार्य करता है। आर्मेचर रिएक्शन का यह क्या करता है? इफेक्ट मेन फील्ड को डिस्टॉर्ट या तोड़ मरोड़ करने का कार्य करता है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ये दोस्तों जनरेटर के केस में बनाया गया है। जनरेटर के केस में हम जानते हैं कि फाइए क्या होता है? आर्मेचर फ्लक्स नीचे होता है, ये नीचे दिखाया गया है, आर्मेचर फ्लक्स नीचे होता है। तो ये भी दो कंपोनेंट में टूट गया है, एक फाइए कॉस थीटा और एक फाइए साइन थीटा। तो ये जो फाइए साइन थीटा है ये मेन फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, और तो इसको हम डीमैग्नेटाइजिंग बोलेंगे। और ये क्या है? ये इसको डिस्टॉर्ट या तोड़ मरोड़ करने का काम करेगा, जो फाइए कॉस थीटा होता है। और सेम ये मोटर की कंडीशन की तरह ही होगा। तो देखिए चलिए आगे देखते हैं है कि फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन ड्यू टू आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के कारण फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो जाता है? तो व्हेन डीसी मशीन ऑन नो लोड, अब कह रहा है डीसी मशीन जब नो लोड की कंडीशन में होता है तब क्या होता है? जब डीसी मशीन नो लोड की कंडीशन में है तो ये सब यहाँ से ये मेन फील्ड फ्लक्स ऐसे ही जाएंगी। और चूंकि हम जानते हैं कि जब नो लोड की कंडीशन में हो रहा है तो इसमें किसी भी प्रकार का फ्लक्स आर्मेचर में नहीं बनता है। तो ये क्या हो जाएगा कि ये नो लोड की कंडीशन में फाई जो हो जाएगा वो फाई के बराबर हो जाएगा, और ये मेन फील्ड फ्लक्स लीनियरली पास कर जाएंगी। लेकिन जब लोड की कंडीशन में होगा, तब जब लोड की कंडीशन में होगा तो हम क्या करेंगे? इधर से क्या दे देंगे इसको? इधर से हम कंडक्टर इन है सपोज कर लीजिए,
और इधर से क्या है, कंडक्टर आउट है, मतलब इधर से कंडक्टर डाला गया है और इधर से ऐसे, तो इसको डॉट से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसको क्रॉस से। तो हम राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम इसके मैग्नेटिक आर्मेचर के फ्लक्स का डायरेक्शन निकाल लेंगे क्या होता है। तो देखिए ये हमारा राइट हैंड है और राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, ये थंब क्या दिखाता है, करंट का डायरेक्शन दिखाता है, और जो हमारी उंगली कर्ल होती है ये क्या दिखाती है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाती है। तो देखिए इस साइड क्या हुआ है कि करंट अंदर की तरफ गया हुआ है, क्रॉस है, तो हम इसको करंट की अंगूठे को अंदर की तरफ कर लेंगे और ये जो फिंगर कर्ल हो रहा है ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखा रहा है, यानी कि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है और देखिए इधर ऊपर की तरफ है। तो ये करंट ऊपर की तरफ आ रही है तो अंगूठे की डायरेक्शन ऊपर हो जा रहा है और मैग्नेटिक फील्ड या कर्ल की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, यानी इस साइड भी नीचे की तरफ और इस साइड भी नीचे की तरफ। तो ओवरऑल करंट फाई की इधर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ। तो क्या करेगी, तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये क्या करेगी कि जो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही थी इसको पे ये इफेक्ट डाल के क्या नीचे की तरफ कर देगी आर्मेचर तक, और फिर जैसे ही बाहर निकलेगी ये ऊपर की तरफ चली जाएगी। तो देखिए ये जो मैग्नेट का ये होता है इसको क्या कहते हैं, ट्रिलिंग पोल टिप, और इसको क्या कहते हैं, लीडिंग पोल टिप, LPT और TPT। तो देखिए हम जान जाते हैं जब लोड की कंडीशन में होता है तो क्या होता है। तो आप ये देखिए कि नॉर्थ पोल में क्या होता है, नॉर्थ पोल में पहले आप हम समझ जाइए कि इसके बाद हम लिखे हैं पढ़ देंगे। नॉर्थ पोल के साइड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डेंसिटी कहाँ होता है, ट्रिलिंग पोल टिप पे, और साउथ पोल पे कहाँ होता है, लीडिंग पोल टिप पे। सॉरी ये थोड़ा इधर आएगा फिगर, तो लीडिंग पोल टिप पे होता है। तो चलिए पढ़ते हैं कि जब DC मशीन पर लोड दिया जाता है, जब DC मशीन पे क्या दिया जाता है, लोड दिया जाता है, तो आर्मेचर से होकर करंट का फ्लो होता है। तो आर्मेचर से होकर क्या होता है, करंट का फ्लो होता है। आर्मेचर में आर्मेचर फ्लक्स का निर्माण होता है। तो आर्मेचर में किसका निर्माण होता है, आर्मेचर फ्लक्स का। इसी आर्मेचर फ्लक्स का मेन फील्ड फ्लक्स पर पड़ने वाले इफेक्ट ही आर्मेचर इफेक्ट कहलाते हैं। और इसी इफेक्ट का जब आर्मेचर फ्लक्स का इफेक्ट मेन फील्ड पे पड़ता है तो उसको क्या कहते हैं, हम आर्मेचर रिएक्शन कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस आर्मेचर रिएक्शन के कारण DC जनरेटर के केस में नॉर्थ पोल के ट्रिलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी का वैल्यू बढ़ जाता है। इसी आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है कि ट्रिलिंग पोल टिप पे फ्लक्स डेंसिटी का मान बढ़ जाता है, और लीडिंग पोल टिप पे क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का मान घट जाता है नॉर्थ पोल में। और जैसे ही फ्लक्स साउथ पोल के प्रभाव में आता है, और जैसे ही फ्लक्स क्या होता है, साउथ पोल के प्रभाव में आता है, तब आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, साउथ पोल के लीडिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी का मान बढ़ जाता है। और लीडिंग पोल टिप पे क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का मान बढ़ जाता है, जबकि ट्रिलिंग पोल टिप पर फ्लक्स डेंसिटी का मान घट जाता है। ट्रिलिंग पोल टिप पे क्या होता है, फ्लक्स डेंसिटी का मान घट जाता है। फलस्वरूप इस बढ़े हुए फ्लक्स डेंसिटी के वैल्यू के कारण मशीन में आयरन लॉस का मान भी बढ़ जाता है। और जो ये फ्लक्स डेंसिटी बढ़ा हुआ है इससे क्या होता है, आयरन लॉस भी बढ़ जाता है। अब देखिए इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन इन DC मशीन। आर्मेचर रिएक्शन DC मशीन में आर्मेचर रिएक्शन के कारण कौन कौन से प्रभाव होते हैं। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण DC मशीन में निम्न प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कौन कौन से, आयरन लॉस का बढ़ जाना। देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण DC मशीन में क्या हो जाता है, आयरन लॉस बढ़ जाता है। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण DC मशीन में आयरन लॉस का मान बढ़ जाता है। चलिए दूसरा देखते हैं। देखिए दूसरा है ब्रश एक्सिस का शिफ्ट कर जाना। तो आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, ब्रश एक्सिस शिफ्ट हो जाता है। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण DC मशीन में ब्रश एक्सिस शिफ्ट कर जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण क्या होता है, DC मशीन में ब्रश एक्सिस शिफ्ट कर जाता है। दूसरा पॉइंट देखिए, जनरेटर के केस में यह ब्रश एक्सिस MNA यानी यह ब्रश एक्सिस MNA जनरेटर की रोटेशन की दिशा में शिफ्ट कर जाता है, जबकि DC मोटर के केस में यह ब्रश एक्सिस आर्मेचर की अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। जनरेटर की केस में रोटेशन के डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है ब्रश एक्सिस, जबकि
मोटर की केस में रोटेशन के अपोजिट डायरेक्शन में शिफ्ट कर जाता है। अब देखिए तीसरा है कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में स्पार्किंग का उत्पन्न होना। जो आर्मेचर रिएक्शन के कारण ही क्या होता है, कम्यूटेटर और ब्रश के बीच में क्या होता है, स्पार्किंग प्रोड्यूस होता है। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीसी मशीन में ब्रश तथा कम्यूटेटर के बीच में स्पार्किंग प्रोड्यूस्ड हो जाती है और कास्ट का बढ़ जाना। देखिए ये महंगा भी हो जाता है। आर्मेचर रिएक्शन के कारण डीसी मशीन महंगी भी हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेन फील्ड फ्लक्स के वैल्यू बढ़ाने के लिए मेन फील्ड पोल पर टर्न की संख्या बढ़ा देते हैं, जिससे मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। जिससे क्या होती है, मशीन की कॉस्ट बढ़ जाती है। आगे चलिए आगे देखते हैं कि मेथड ऑफ रिड्यूसिंग आर्मेचर रिएक्शन। आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के और कौन कौन से मेथड हैं, तो देखिए इसमें 4 मेथड है। बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड मेथड, यानी कि मेन फील्ड को स्ट्रॉन्ग करके हम आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को घटा सकते हैं। दूसरा है कि बाय यूजिंग लार्ज एयर गैप मेथड बिटवीन मेन फील्ड एंड आर्मेचर। अब देखिए आर्मेचर और मेन फील्ड के बीच में क्या करते हैं हम, एयर गैप बढ़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन घट जाता है। और तीसरा क्या होता है, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग मेथड। और देखिए और आर्मेचर रिएक्शन घटाने का तीसरा जो मेथड है वो हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग करके आर्मेचर रिएक्शन को घटा देते हैं। और चौथा क्या होता है, बाय यूजिंग इंटरपोल मेथड, यानी हम इंटरपोल यानी 2 पोल के बीच में इंटरपोल लगा देते हैं, और जिसके कारण क्या होता है, हमारी आर्मेचर रिएक्शन घट जाती है। तो चलिए एक एक करके हम देखते हैं इन सभी के बारे में। चलिए दोस्तों तो देखते हैं बाय यूजिंग स्ट्रॉन्ग मेन फील्ड मेथड। मेन फील्ड के बढ़ाने से हम कैसे आर्मेचर रिएक्शन के इफेक्ट को कम कर सकते हैं, तो यही देखना है हमें इसमें। तो देखिए आर्मेचर रिएक्शन को कम करने की इस प्रोसेस में, मतलब कि आर्मेचर रिएक्शन को कम करने की इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, मेन फील्ड में लगाए गए टर्न की संख्या को बढ़ा देते हैं। तो मेन फील्ड में नंबर ऑफ टर्न बढ़ा देते हैं, जिससे मेन फील्ड वाइंडिंग द्वारा बनाया गया फ्लक्स का मान बढ़ जाएगा। और जिससे क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न बढ़ाते हैं तो मेन फील्ड का फ्लक्स भी बढ़ जाता है, बढ़ जाएगा। चूंकि आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न को पहले ही समान रखते हैं, यानी हम आर्मेचर में नंबर ऑफ टर्न को घटाते बढ़ाते नहीं है, वो जितना है उतना ही रहता है। अतः आर्मेचर फ्लक्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, जिसका कारण क्या होगा कि आर्मेचर फ्लक्स के वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। जो चेंज होगा वो मेन फील्ड के फ्लक्स में चेंज होगा। अतः आर्मेचर का फ्लक्स पूरे मान के बराबर मेन फील्ड फ्लक्स को कम करेगा। और आर्मेचर फ्लक्स क्या करेगा, पूरे मान के अपने मतलब जितना उसका आर्मेचर फ्लक्स का वैल्यू होगा वो क्या करेगा, उतना ही मेन फील्ड के वैल्यू को कम करेगा। और फिर भी मेन फील्ड में फ्लक्स का बचा ही रहेगा, लेकिन क्या होगा कि फिर भी क्या होगा, मेन फील्ड में फ्लक्स बचा ही रहेगा, जिससे रिजल्टेंट फ्लक्स बहुत कम एंगल से शिफ्ट करेगा। जिससे क्या होगा कि रिजल्टेंट फ्लक्स क्या करेगा, बहुत कम एंगल से शिफ्ट करेगा। परिणाम स्वरूप एमएनए भी बहुत कम एंगल से शिफ्ट करेगा, जिससे क्या होगा कि रिजल्टेंट जब क्या होगा, जिससे रिजल्टेंट फ्लक्स जब कम एंगल से शिफ्ट करेगा तो एमएनए भी बहुत कम एंगल से शिफ्ट करेगा, अतः आर्मेचर रिएक्शन का मान कम हो जाएगा। चलिए इसको ग्राफ से दिखाते हैं आपको। देखिए पहले फाई M1 था, यानी ये पहले मेन फील्ड की ये फ्लक्स थी, और हम इसको क्या किए हैं कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के क्या कर दिया, फाई M2 कर दिए, इसका फ्लक्स बढ़ा दिए, मेन फील्ड का फ्लक्स बढ़ा दिए हैं। और चूंकि आर्मेचर में किसी भी आर्मेचर में जो वाइंडिंग की है वो फिक्स है, तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं आया है इसका। तो जब हम इस मेन फील्ड फ्लक्स को और पहले की मेन फील्ड को और अभी के आर्मेचर फील्ड को जब हम ज्वाइन कर रहे थे तो ये हमारा फाई आर आ रहा था, जो ये फाई आर आ रहा था इसके 90 डिग्री पे क्या हो रहा था, ये एमएनए आ रहा था। तो ये एमएनए आ रहा था, ये तो ज़्यादा एंगल से शिफ्ट है। तो हम इसको कम करने के लिए क्या किए कि हम मेन फील्ड के फ्लक्स को नंबर ऑफ टर्न बढ़ा के मेन फील्ड के फ्लक्स को बढ़ा दिए, जिससे क्या हुआ हमारा कि ये फाई ए कंस्टेंट रहा, जिससे क्या हुआ कि ये जो रिजल्टेंट फ्लक्स था वो कम एंगल से शिफ्ट हुआ। किससे हुआ, कम एंगल से शिफ्ट हुआ। और जब ये कम एंगल से शिफ्ट हुआ तो ये हमारा एमएनए भी इधर चला गया, जो जिससे क्या हुआ कि हमारा एमएनए भी बहुत कम एंगल से शिफ्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं हम नेक्स्ट स्टेप। देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है बाय यूजिंग लार्ज एयर गैप मेथड, यानी कि
एयर गैप को हम बढ़ा के क्या करते हैं कि आर्मेचर के रिएक्शन को कम कर देते हैं। तो बाय यूजिंग लार्ज एयर गैप मेथड बिटवीन मेन फील्ड एंड आर्मेचर, आर्मेचर में और मेन फील्ड में क्या करते हैं हम कि एयर के गैप को बढ़ा के हम आर्मेचर रिएक्शन को कम करते हैं। कैसे, देखिए मेन फील्ड है और ये आर्मेचर है, इस दोनों के बीच में एयर गैप को क्या किए हैं हम बढ़ा दिए। तो एयर गैप बढ़ाने से देखिए क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने की इस प्रोसेस में, आर्मेचर रिएक्शन को कम करने की इस प्रोसेस में आर्मेचर तथा मेन फील्ड पोल के बीच के एयर गैप के वैल्यू को बढ़ा देते हैं। तो क्या करते हैं, एयर गैप के वैल्यू को बढ़ा देते हैं, जिससे एयर गैप ज़्यादा होने से, जिससे एयर गैप क्या होता है ज़्यादा होने से रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। जिससे क्या होगा कि एयर गैप ज़्यादा होने से रिलक्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। और चूंकि फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करती है, और चूंकि क्या करती है कि फ्लक्स लो रिलक्टेंस पाथ फॉलो करती है, अतः बहुत कम मात्रा में आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड के पास जाती है। यानी बहुत कम मात्रा में आर्मेचर की फ्लक्स क्या होती है, मेन फील्ड के फ्लक्स के पास जाती है। अतः बहुत कम मात्रा में आर्मेचर का फ्लक्स मेन फील्ड के फ्लक्स पर अपना इफेक्ट डाल पाएगी। यानी क्या होगा, जब जाएगी ही बहुत कम तो क्या होगा कि आर्मेचर का फ्लक्स बहुत ही कम मात्रा पे इफेक्ट डाल पाएगी मेन फील्ड में। इस प्रकार आर्मेचर रिएक्शन का मान कम हो जाता है, जिससे क्या होता है आर्मेचर रिएक्शन का मान कम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बाय यूजिंग कंपनसेटिंग वाइंडिंग मेथड। तो देखिए क्या होता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग मेथड में, ये हम इसको देखिए, ये इसमें क्या है, करंट अंदर की तरफ गई है, तो राइट हैंड थंब रूल से हम इसका डायरेक्शन निकाल लेंगे। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर हुई है और इस साइड करंट बाहर आ रही है, तो राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकाल लेंगे। उंगली के कर्ल के डायरेक्शन में इसका क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है और ये क्या है, मेन फील्ड का फ्लक्स है, और ये है आर्मेचर का फ्लक्स है नीचे की तरफ। तो चलिए देखते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर के प्रभाव को कंपनसेट करने का कार्य करती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करती है, आर्मेचर के इफेक्ट को कंपनसेट का कार्य करती है। कंपनसेट यानी कंपनसेट यानी कम करने की कार्य करती है, इसलिए इस वाइंडिंग को कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। इसलिए इस वाइंडिंग को क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहते हैं। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग कॉपर की बनी हुई वाइंडिंग होती है जो मेन फील्ड पोल के पोल शू रीजन में लगी होती है। देखिए इसमें क्या होता है, मेन फील्ड पोल शूज के रीजन में क्या है, कॉपर की वाइंडिंग हम लगा देते हैं कंपनसेटिंग वाइंडिंग के लिए, और इसको कॉपर के प्लेट से शॉर्ट करा देते हैं, तो ये क्या हो जाती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगी होती है, मेन फील्ड पोल शू के रीजन में लगी होती है, लगी रहती है। घूमता हुआ अगर आर्मेचर क्या करता है, पोल शू में स्थित जब कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कट करता है, देखिए जब आर्मेचर घूम रहा है तो जब घूमता हुआ आर्मेचर क्या कर रहा है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग को कट कर रहा है, तो फ्लक्स चेंज के कारण कंपनसेटिंग वाइंडिंग में एक ईएमएफ का निर्माण होता है। तो फ्लक्स चेंज के कारण क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में एक ईएमएफ का निर्माण हो जाता है, जिससे कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट का फ्लो होने लगता है, जिससे क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग में करंट फ्लो होने लगता है और फाइसी का निर्माण होता है। और किसका निर्माण होता है, फाइसी का। अतः लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग के द्वारा बनाया गया फ्लक्स आर्मेचर के द्वारा बनाया गया फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग का फ्लक्स होता है वो आर्मेचर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। इस प्रकार के आर्मेचर रिएक्शन का वैल्यू कम हो जाता है, और इस प्रकार से क्या होता है, आर्मेचर रिएक्शन का वैल्यू कम हो जाता है। नोट, अब नोट में देखिए, कंपनसेटिंग वाइंडिंग आर्मेचर रिएक्शन के केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को खत्म करता है। किसको खत्म करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को, डीमैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट को खत्म नहीं करता है। चलिए आगे देखते हैं, बाय यूजिंग इंटरपोल मेथड। और देखिए क्या है, यहाँ ये मेन पोल है, ये साउथ नॉर्थ, इसकी पोलरिटी चेंज नहीं होती है, और ये क्या है, दो पोल के बीच में एक इंटरपोल लगा दिए हैं। तो ये क्या होता है, बाय यूजिंग इंटरपोल मेथड। और जेनरेटर की केस में
हम ये इस इंटरपोल की पोलैरिटी कैसे करते हैं, तो ये जब घूमने की दिशा में आगे आने वाला जो पोल होगा, जो घूमने की दिशा में क्या होगा, ये जब आर्मेचर घूम रहा है तो घूमने की दिशा में जब आगे आने वाला पोल होगा वही उसकी पोलैरिटी ही क्या होगी, इंटरपोल की पोलैरिटी होगी जनरेटर के केस में। तो देखिए यहाँ पे घूमने की दिशा में क्या होगा, ये आगे आ रहा है, ये मान लीजिए कि ऐसे घूम रहा है तो घूमने की दिशा में आगे आ रहा है क्या, यहाँ पे एस पोल, तो एस पोल ही क्या होगी, इसकी पोलैरिटी होगी। और ये इसके आगे क्या आ रहा है, एन पोल, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, नॉर्थ। और इसके आगे क्या आ रहा है, साउथ पोल, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, साउथ। तो चलिए, और मोटर के केस में क्या होगा, मोटर के घूमने की दिशा में मोटर के केस में क्या होगा कि मोटर के घूमने की दिशा में छोड़ के जाने वाली पोलैरिटी ही क्या होगी। मान लीजिए कि ये आर्मेचर ऐसे घूम रहा है, तो आर्मेचर ऐसे घूम रहा है तो यहाँ से छोड़ के कौन जा रहा है, यहाँ पे नॉर्थ ही छोड़ के यहाँ पे जा रहा है, तो नॉर्थ की इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, इंटरपोल की नॉर्थ। और इसको छोड़ के कौन जा रहा है, इसको यहाँ से छोड़ के कौन जा रहा है, साउथ, तो इसकी पोलैरिटी क्या हो जाएगी, साउथ। तो देखिए इसमें पढ़ते हैं कि कैसे, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे पॉइंट है कि इंटरपोल दो मेन पोल के बीच में योग पर स्थित होता है। इंटरपोल कहाँ पे होता है, दो मेन पोल के योग पर स्थित होता है। अब देखिए इंटरपोल को योग से नट बोल्ट की सहायता से कनेक्ट करते हैं। इंटरपोल को योग से किसकी सहायता से कनेक्ट करते हैं, नट और बोल्ट की सहायता से। इंटरपोल का वह पार्ट जो योग से ज्वाइंट होता है उसका एरिया अधिक होता है। और हम देखे हैं कि जो ये देख लीजिए, जो योग से इंटरपोल का जो है ज्वाइंट, तो इसका एरिया अधिक है और इसका कम है, इसलिए इसको टेपर शेप को, इसका शेप कैसा होता है, टेपर शेप को कहते हैं, ये टेपर शेप का होता है, अधिक होता है। तथा जो पार्ट आर्मेचर के पास होता है उस आर्मेचर के पास होता है अधिक होता है, तथा जो पार्ट आर्मेचर के पास होता है। इस प्रकार के इंटरपोल की स्ट्रक्चर को टेपर शेप कहते हैं। इस प्रकार के इंटरपोल को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर को टेपर शेप। इंटरपोल को टेपर शेप बनाने का मोटिव सेचुरेशन को कम करना है। और इंटरपोल का टेपर शेप बनाने का मोटिव क्या है, इंटरपोल के टेपर शेप बनाने का मोटिव क्या है, सेचुरेशन को कम करना है। इंटरपोल आर्मेचर के साथ सीरीज कनेक्शन में जुड़ा होता है। इंटरपोल आर्मेचर के साथ किस कनेक्शन में जुड़ा होता है, सीरीज कनेक्शन में। इंटरपोल पर लगाया गया टर्न की संख्या, और अब देखिए इंटरपोल पे लगाया गया टर्न की संख्या कितना होता है, मेन फील्ड पे लगाया गया टर्न का 1/3, मेन फील्ड पर लगाया गया टर्न का 1/3 होता है। चूंकि इंटरपोल स्टैटिक है, चूंकि इंटरपोल कैसा है, स्टैटिक है, और आर्मेचर रोटेट कर रहा है। इंटरपोल कैसा है, स्टैटिक है और आर्मेचर रोटेट कर रहा है। अतः रोटेट करता हुआ आर्मेचर जब स्टैटिक इंटरपोल वाइंडिंग को कट करेगा तो फैराडे के नियम के अनुसार इंटरपोल में एक ईएमएफ का निर्माण होगा। तो फैराडे के अनुसार क्या होगा, इंटरपोल में एक ईएमएफ का निर्माण हो जाएगा। अतः लेंज लॉ को सेटिस्फाई करने के लिए इंटरपोल के द्वारा बनाया गया फ्लक्स आर्मेचर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इंटरपोल के द्वारा बनाया गया फ्लक्स कैसे होगा, आर्मेचर फ्लक्स के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अतः इंटरपोल क्या करता है, आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग तथा डीमैग्नेटाइजिंग दोनों इफेक्ट को समाप्त कर देता है। तो ये इंटरपोल मेथड क्या करता है, इंटरपोल आर्मेचर रिएक्शन के दोनों इफेक्ट को, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग और डीमैग्नेटाइजिंग दोनों इफेक्ट को समाप्त कर देता है। अब देखिए इंटरपोल की पोलैरिटी, अब सर फिगर में हम आपको बताए हैं, जनरेटर की केस में जनरेटर के घूमने की दिशा में जो भी आगे आने वाला पोल होगा उस पोल की पोलैरिटी ही इंटरपोल की पोलैरिटी होगी जनरेटर की केस में। और मोटर की केस में मोटर के घूमने की दिशा में आर्मेचर जिस भी पोल को छोड़कर जा रहा होगा उस मेन फील्ड पोल की पोलैरिटी ही इंटरपोल की पोलैरिटी होगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।